आप सभी का नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल द आर्ट सेलिंग एकेडमी पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम आप लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कैसे करना है और एक प्रोफेशनल तरीके से, उसी कड़ी में आज का सेशन है कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम बिजनेसमैन जो कहीं बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो उनको इस बिजनेस में हम कैसे ले आएँ और क्यों करना चाहिए। जो ट्रेडिशनल बिजनेस करने के बारे में सोच रहा हुआ व्यक्ति उसको एक बार डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के बारे में क्यों समझना चाहिए और क्या रीज़न है जो उसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात किया जाए जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस से अलग क्यों है, सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होता है एक पर्सनल बिल्डिंग रिलेशनशिप होता है इसमें, जिसमें कस्टमर्स के साथ प्रोवाइड करते हैं उनको एक इंडिविजुअल अटेंशन के साथ, एक रिलेशनशिप के साथ। और यही बिजनेस का मॉडल जो पुराने बिजनेस परंपरागत मॉडल हैं उनसे डिफरेंशिएट करती है और लंबे समय तक के लिए डिफरेंशिएट करती है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे इम्पर्सनल इनकॉर्पोरेशंस हो जाते हैं और कस्टमर का एक लॉयल बेस बन जाता है और फिर वह ऑटो कंज्यूमर की तरफ बढ़ जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो जब कोई व्यक्ति अगर ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता है तो उसको एक फ़ायदा होता है कि यहाँ पर उसको एक पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस का ऑप्शन मिलता और फ़ायदा मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जिस लेवल पे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की ज़रूरत होती है, उन सारे मुद्दों पे देखा जाए तो ट्रेडिशनल बिजनेस से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो कास्ट है वह बहुत लो है। इसलिए हम इसको बोलते हैं लो स्टार्टअप कास्ट। डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस में अगर बात किया जाए तो यह ट्रेडिशनल बिजनेस से बहुत ही कम लागत वाला बिजनेस है और इसमें कोई अपफ्रंट इन्वेंट्री या स्टोर की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें आपको। जबकि आप कोई परंपरागत बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर आपको इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ता है, आपको फ्रंट स्टोर भी ओपन करना पड़ता है। और यह जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप लिमिटेड अट्रैक्टिव ऑप्शन के साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं अनलिमिटेड रिसोर्स के लिए। इसमें आपको कोई 9 to 5 वाला सिस्टम ऐसा नहीं है या आप सुबह 9 से लेकर रात 11 तक काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इस काम को घर से भी कर सकते हैं और कहीं बाहर से भी कर सकते हैं, जब आपकी ज़रूरत हो तब कर सकते हैं। अब इसमें तीसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्लेक्सिबिलिटी का। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वह फ्लेक्सिबिलिटी, जो वर्किंग आवर्स है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। इसको हम कहीं भी कर सकते हैं और अपनी योग्यता के अनुसार। यह हमें स्पेशली ज़्यादा बेनिफिट देता है उन अदर क्या बोलते हैं कमिटमेंट्स से, कि जब हम क्या बोलते हैं जब फुल जॉब या फुल टाइम किसी उसमें ऑब्लिगेशंस में काम कर रहे होते हैं, किसी फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो इस बिजनेस को हम कर सकते हैं जो फैमिली ऑब्लिगेशंस होते हैं उनके साथ, कि हमें अपने परिवार साथ रह के भी हम काम कर सकते हैं और एक फुल टाइम जॉब के रूप में भी कर सकते हैं और चाहें तो अपने वर्किंग आवर्स में फ्लेक्सिबल भी करके कर सकते हैं, जैसे जिस दिन हमारे आपके पास समय हो। जबकि जब हम कोई परंपरागत बिजनेस करते हैं तो आप अपने फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते। जब वीकली ऑफ होगा आप तभी टाइम दे पाते, या तो आपको अपने दुकान को, अपने बिजनेस को किसी और के भरोसे छोड़ के जाना होगा जहाँ पर आपके लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होंगे, या आपको फिर अपने दुकान को बंद रखना होगा, बंद रखने पे आपकी कास्टिंग ऑटोमेटिक आएगी। तो इस मामले में भी देखा जाए कि यहाँ पे वर्किंग आवर्स का फ्लेक्सिबिलिटी है, जबकि इनकम पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इनकम पोटेंशियल उससे ज़्यादा और बेहतर है। क्यों?
क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये ऑफर करता है एक हाई इनकम पोटेंशियल को, लेकिन इसको लोगों को समझने में बहुत देर लगती है। और अक्सर लोग जो देखा जाता है कि वो किसी भी कंपनी का जो कंपनसेशन प्लान होता है, उस कंपनी के कंपनसेशन प्लान में देखा था तो स्टार्टिंग में इनकम स्लो होती है और धीरे धीरे वह मल्टीपल होकर के कंपाउंडिंग हो जाती है। तो जो इनकम पोटेंशियल होता है वो कंपनी के कंपनसेशन प्लान के स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात किया जाए, अगर सपोज करिए कोई व्यक्ति अपने कोई बिजनेस कर रहा है और वह बिजनेस में पर डे उसको 1000 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, लेकिन अगर वह दुकान उसके बंद रहता है तो क्या उसके घर में वह 1000 रुपये आएगा? नहीं आएगा। कोई इमरजेंसी पड़ गई, दुकान बंद करना पड़ेगा, तो दुकान का भी लॉस है और प्लस जहाँ इमरजेंसी पड़ी उसकी वजह से जो उसका लॉस हो रहा है वो हो ही रहा है। कोई हेल्थ इशू आ गया, तो अगर कोई हेल्थ इशू आ जाता है तो वहाँ भी ये समस्या आती है कि आपको हेल्थ इशू आने की वजह से आपको अपने दुकान को लेकर के कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपने बिजनेस को लेकर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, या किसी के और पर डिपेंडेंसी आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है, तो उसमें कास्ट आपकी बढ़ती है। जबकि इस बिजनेस में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनमें हम अपने बिजनेस और अपनी इनकम को इंक्रीज करते हैं बिना किसी अपने अन्य चीज़ों को डिस्टर्ब किए। जैसे मान लीजिए अगर 1000 रुपये मेरे पास आता है डायरेक्ट सेलिंग में और वह 1000 लोगों से 1 रुपये करके आता है, मान लीजिए हमारी टीम 1000 की है और सबसे मेरे पास 1 रुपये आ रहा है, तो मेरे पास 1000 रुपये आ रहा है आराम से। खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो जाती है कि हम कल अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम पे नहीं गए, नहीं इच्छा हुई, घर में कोई बीमार पड़ गया, घर में कोई फंक्शन हो गया, कोई भी बात हो गई, तो कम से कम बाकी जो 999 लोग काम कर रहे हैं तो मेरे पास 999 तो आएगा। ऐसा तो नहीं कि मेरा 1000 का पूरा डूब जाएगा। तो इनकम पोटेंशियल इस मामले में भी ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि अगर हम ये देखें कि अगर हमने कोई ऐसा मल्टी ब्रांड शोरूम अगर ओपन करना हो तो कितना पैसा लगेगा? करोड़ों में लगेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपके का जो कंपनी है सब कुछ उसका होता है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका होता है, सारा रॉ मटेरियल उसका होता है, सारा मैन्युफैक्चरिंग उसकी होती है, सब कुछ उसका होता है। आपका मल्टी ब्रांड का जो शोरूम है वह जहाँ जहाँ आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ वहाँ आपका बिजनेस चल रहा है। अब अगर आप किसी बिजनेसमैन को यह बात बताया जाए, समझाते जाते हैं, तो आप उनसे पूछिए कि सर अगर सपोज करिए मान लिया आपका यक्स के नाम का स्टोर है, आपका वह दिल्ली में है और आप चाहते हैं कि यक्स नाम का एक स्टोर हमारा क्या बोलते हैं पंजाब में हो, एक हमारा छत्तीसगढ़ में हो, एक हमारा रांची में हो, ऐसे से आप चाहते हैं तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा? तो एक बार सोच के दंग रह जाएगा। लेकिन उसको ये भी बताना है कि सर अगर आपकी ही टीम का कोई बंदा आपके द्वारा अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कंट्रीज में रिक्रूट कर दिया जाता है, इसका मतलब आपका शोरूम वहाँ ओपन हो गया और वह शोरूम जो दिखता है वह केवल हमारा आपका माउथ है। अपना मुँह खोलिए, शोरूम का दरवाज़ा ओपन, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू करिए, आपका दरवाज़ा ओपन, जहाँ रहते हैं आपका चलता फिरता आपका शोरूम चल रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी जितनी लंबी टीम होगी उतना लंबा हमारा शोरूम का चेन होगा, उतनी हमारी सेल होगी और जितनी हमारी सेल होगी उतना हमारा रेवेन्यू होगा। लेकिन इसी चेन को, जैसे आप कोई परंपरागत बिजनेस करते हैं और चेन को, आउटलेट को खोलने के लिए दुनिया भर का आपको ताम झाम करना पड़ता है, बहुत सारे उसमें आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उन सब चीज़ों से अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे बचत है, जबकि इनकम उससे ज़्यादा है और लागत एकदम बहुत मिनिमल है। तो इनकम पोटेंशियल के पॉइंट आप भी उसको देखेंगे, जब आप कोई व्यक्ति अपना ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसा डालता है, उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस होते होते 3 से 4 साल लग जाते हैं। इस बीच में उसका रनिंग कास्ट इतना हो जाता है कि क्या बोलते हैं, उसका जो प्रॉफिट का मार्जिन है वह नॉर्मली देखा जाता है वह बहुत मिनिमल हो जाता है। तो मिनिमल प्रॉफिट मार्जिन होने की वजह से क्या होता है कि वह पैसा अगर शायद वह कहीं और अगर इन्वेस्टमेंट केवल किया होता तो वहाँ पर उससे ज़्यादा पैसा उसका बन रहा होता। तो इससे क्या होता है कि आपके पास
आपके कस्टमर की, आपके यूजर की एक लंबी चेन डेवलप हो जाती है। हो सकता है आप उसको ना जानते हो। अगर मैं कोई मल्टी ब्रांड शोरूम आप मान लीजिए खोलता हूँ अभी एक शहर में, तो उसका एक क्या बोलते हैं दायरा होगा। वह दायरा मुश्किल से 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर होगा। लेकिन हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो हमारा क्या बोलते हैं बिजनेस मॉड्यूल होता है, उस बिजनेस मॉड्यूल में हमारा दायरा ऑल ओवर वर्ल्ड भी हो सकता है। जहाँ जहाँ हमारी कंपनी लॉन्च है, अलग अलग कंट्रीज हो सकती हैं, अलग अलग स्टेट हो सकते हैं, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज के लोगों से काम करना हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि वहाँ के लोग लोकली हमारी टीम में होते हैं, उनको समझाना भी आसान होता है। तो वहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स भी नहीं आती है। तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में अगर तो बात किया जाए कि अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग देखते हैं तो उनके इनकम एक्सपेंडिचर और कस्टमर बेस के ऊपर डिपेंड हो जाता है। एक बार में ह्यूज इन्वेस्टमेंट लग गया और उसका जो आउटपुट आ रहा है वो स्लोली आ रहा है, और अगर डिपेंड किस में है, कस्टमर के ऊपर। कस्टमर आएगा तो चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कंज्यूमर हमें चाहिए, और जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है वहाँ भी कंज्यूमर ही चाहिए। कंज्यूमर की तलाश दोनों को है, यूजर की तलाश दोनों को है। लेकिन यहाँ पर चलने की गारंटी तभी है जब हम मेहनत करेंगे या हमारे उस एरिया के लोग आएंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या है, मेहनत तो यहाँ भी करनी पड़ती है, बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलती। लेकिन हो सकता है मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पे आज मुझे कोई कंज्यूमर नहीं मिला, लेकिन हमारा जहाँ पे एसोसिएट है, जहाँ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पे कोई काम करा तो वहाँ पे बिजनेस हो रहा, तो उसका बेनिफिट मेरे पास आ रहा है। दैट इज द डायरेक्ट सेलिंग। ये उसका यूनिकनेस है डायरेक्ट सेलिंग का, ये खूबी है। और इस खूबी को जब लोग अगर समझते हैं तरीके से, तो उनको लगता है कि मेरा परंपरागत बिजनेस से ज़्यादा बेहतर है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और बस हाँ, ये जरूर होता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको हमेशा एक एथिकल कंपनी और राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया है, आपको हमारे सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन वीडियो में मिल जाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे होने कंपनी होनी चाहिए, कैसा चूज करना चाहिए, कैसा अप्लाई होना चाहिए, कैसे आपको न्यू लोगों को ज्वाइन कराना, सारी चीज़ें मैंने वीडियो ऑलरेडी इसमें सीक्वेंस में डाल रखा है। ऑलरेडी ये एपिसोड 12 है। तो एपिसोड 12 में हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बिजनेसमैन को हम बताएं कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उसके परंपरागत बिजनेस से ज़्यादा बेहतर है इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, कास्ट, टाइम मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड लीगलिटी। अब अगर बात हम करें कि अगर देखें हम तुलनात्मक उसमें अध्ययन करें कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस, देखिए एक तो होता है कि ये सब मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। अब सबसे पहला उसमें होता है डायरेक्ट सेलिंग, मतलब उसका बिजनेस मॉड्यूल क्या है। ट्रेडिशनल बिजनेस में यूजुअली रिक्वायर होता है एक फिजिकल फ्रंट लाइन स्टोर, ऑफिस स्पेस, जहां पर, जबकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है, आप इसको घर से ऑपरेट कर सकते हो। मैंने आपको पहले बताया, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में टिपिकली क्या होता है, इन्वॉल्व होता है सेलिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कस्टमर, जबकि और ये भी हो सकता है हम इसको सोशल मीडिया से कर सकते हैं। और अदरवाइज ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, हमें प्रोडक्ट या सर्विस को एक स्टोर के थ्रू सेल करना होता है, वेबसाइट के थ्रू या दोनों के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस को अगर आप वेबसाइट पे लेकर के आते हैं तो उसके लिए उतने भी कस्टमर अवेयर नहीं है। कोई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आता है तो सबसे पहले हम अपने कंज्यूमर को एजुकेट करते हैं, जबकि ट्रेडिशनल जो बिजनेस मॉड्यूल है उसमें हम कस्टमर को एजुकेट नहीं करते। उसने आया, कस्टमर की डिमांड की और हम उसको प्रोडक्ट हैंड ओवर कर देते हैं। उसका क्या है, क्या नहीं, कैसे है, उससे हमें मतलब नहीं होता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है कि उसको एजुकेट भी करते हैं और लास्ट तक हम उसके पास रिलेशनशिप बना के रखते हैं कि ताकि हम उसको आगे चले कोई प्रोडक्ट क्रॉस सेल या अपसेल कर पाएँ। स्टार्टअप कास्ट के बारे में पहले बता चुका हूं, तो अगर एक कंपेरिजन करेंगे तो देखा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत लोअर कास्ट से हम अपने इस बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारा इन्वेंट्री, बहुत सारा क्या बोलते हैं स्टॉक,
बहुत सारा टाइम के समय के हिसाब से जो चेंजेज होते हैं उन प्रोडक्ट्स को आपकी कैपिटल, मतलब कम से कम आपको अपने बिजनेस में 3 तरह की कैपिटल रखनी होगी। पहला वो जो आपके स्टॉक के रूप में आपके शोरूम में है, दूसरा वो जो आपके मार्केट में हो सकता है कुछ उधार भी गया हो। यहाँ पे उधारी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में उधारी नहीं चलती। एक सबसे बड़ी यूनिकनेस है आज के समय में लोगों का बिजनेस इसलिए भी डूब जाता है कि उनका माल मार्केट में चला जाता है लेकिन पैसा रिटर्न होकर नहीं आता, मतलब उधार चला जाता है, पैसा वह डूब जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग पैसा दीजिए, प्रोडक्ट मिलता है, इसका मतलब यहाँ पर लॉसेज के चांसेस कम होते हैं। और तीसरा हो कि सब अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, समय के साथ जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, नई चीज़ मतलब रिसर्च होकर के आता कोई प्रोडक्ट, तो फिर आपको उसके लिए भी नया प्रोडक्ट अपने दुकान में रखना होगा, उसमें भी पैसा आपको लगाना होगा। मतलब आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में 3 तरह का पैसा लगाना होता है। स्टॉक के रूप में मार्केट में जो आपका है वो, और प्लस हमेशा इतना रखना होगा कि कभी बैकअप के तौर पे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो तो उसके लिए भी हमें इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए पैसा देना पड़ता है, कि आपको अपनी क्रेडिट बनानी पड़ती है। इट मीन्स लायबिलिटी तो आपको ऊपर आती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है कि जो भी नया प्रोडक्ट भी आता है तो वहाँ कोई नई चीज़ें नहीं इन्वॉल्व करनी है कि नया उसमें आपको ऑपरेशनल कास्ट देना है, कोई आपको इन्वेंट्री करने के लिए, स्टॉक होल्ड करने के लिए आपको देना है, नहीं। ये बेनिफिट्स हैं। अदर कंपनियों से क्या बोलते हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस में काम करते हैं, जिन कंपनियों में डील करते हैं, अदर कंपनियों से उनके पास प्रेशर आता है कि अब तरह तरह की स्कीम निकाली जाती है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं। उस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है, लोग इंस्पायर्ड होकर, सेल्फ मोटिवेटेड होकर एक गोल को लेकर काम करते हैं। उस गोल को अचीव करने के लिए लोग अपने हिसाब से बिजनेस करते हैं। जिसका ड्रीम क्लियर होता है वह अपने पूरे ड्रीम को फुलफिल कर लेता है। और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बता ही चुका हूँ, वर्किंग आवर्स, लोकेशंस के बारे में, कंपनसेशन भी बताया और कस्टमर रिलेशनशिप भी मैंने बताया। अब बात यह है कि अगर जो हम ये देखें कि एक बिजनेसमैन के ऊपर सबसे बड़ी होती है मैटर होता है कास्ट का, और कास्ट होती है नॉर्मली देखा जाए जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होता है उसके ऊपर 3 तरह कास्ट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। पहला तो स्टार्टअप, जब उसने इनिशियल स्टेज पे अपनी कैपिटल लगाई, स्टोर बनाया, उसको सजाया, उस पर खर्चा किया, उसके अलावा फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, प्रोडक्ट परचेज किया, और वह फिर अपने धीरे धीरे वह स्टार्टअप कास्ट उसकी इंक्रीज हो जाती है। एक होता है ओवरहेड कास्ट। ओवरहेड कास्ट के बारे में अगर बात करें कि इसमें जैसे अब कोई व्यक्ति ऑफिस खोलेगा, अगर उसका खुद का नहीं है तो ऑफिस किराए पर लेना पड़ेगा। अब किराए पर लेना है तो रेंट भी पे करना पड़ेगा, आपको बिजली का बिल भी देना है, आपको अपने पास स्टाफ रखना है, उसका भी वेतन देना है, प्लस आप जो खुद काम कर रहे हैं सुबह 9 बजे 10 बजे से लेकर के रात 11 तक, उसकी भी तो एक कास्टिंग है, वो भी तो निकलना चाहिए। तो अगर वो भी नहीं, तो अगर ओवरऑल कास्टिंग देखेंगे और साथ में आपका जो रनिंग एक्सपेंस होता है, डेली के 100, 200, 500 रुपये रनिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, फ्यूल का आ जाता है, एडवर्टीजमेंट का आ जाता है, ऐसे बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं जिसमें ओवरहेड कास्ट में एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन के ऊपर उसकी मार पड़ती है। जो जानकार बिजनेसमैन हैं वो इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हैं, बहुत बारीकी से इसका अध्ययन करते हैं। अभी आज की डेट में किसी को कोई फ्रेंचाइजी लेनी हो तो अच्छे आउटलेट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए, खोलने के लिए 30, 35, 40, 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। चलने की कोई गारंटी नहीं। कंज्यूमर वहाँ भी चाहिए, कंज्यूमर हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी चाहिए। वहाँ पे आपको ड्यूटी आपको भी करनी पड़ेगी, या तो किसी आपको स्टाफ को बैठाएंगे, रनिंग कास्ट आपकी शुरू हो जाती है। मतलब आपका इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट आने में समय लगता है, वो 3 से 5 से 7 साल लग सकता है, डिपेंड करता है कि किस मॉड्यूल का बिजनेस मॉड्यूल है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लो स्टार्टअप कास्ट होने की वजह से कि आप हर व्यक्ति यहाँ यूजर होता है, पैसा दिया, प्रोडक्ट आया, आपने कंज्यूम किया, फिर आपकी जरूरत पड़ी, फिर आपने मंगाया, मतलब आपको कोई स्टॉक होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल आपको उतना रखने की जरूरत पड़ती है कि हाँ कभी किसी को देना पड़ जाए प्रोडक्ट, अपने किसी एसोसिएट को, किसी न्यू प्रोस्पेक्ट को, उसको डेमो कराना पड़ जाए, इतना। और जो कंपनियां या जो लीडर अगर स्टॉक को होल्ड कराते हैं या ज़बरदस्ती रीपरचेजिंग कराते हैं तो ये पूरी तरीके से अनएथिकल है।
हम इसका समर्थन नहीं करते। अब जब आपके पास ओवरहेड कास्ट ऐसे बढ़ती है, कभी कभी मान लीजिए आपको कहीं कुछ ऐसी मीटिंग करनी पड़ी, इवेंट करना पड़ा, तो खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में भी खर्चे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो इस तरह खर्चे हैं इवेंट की या कोई सेमिनार्स की, उसका मैक्सिमम खर्चा कंपनी वेयर करती है, या अगर लीडर्स मिलके करते हैं, एसोसिएट मिलके करते हैं, तो कंट्रीब्यूशन बेसिस हो जाता है। इससे भी बहुत इम्पैक्ट कास्ट का, ओवरहेड कास्ट का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं आता है। एक होता है, अब आता है एक थर्ड है प्रोडक्ट कास्ट। प्रोडक्ट कास्ट की बात किया जाए कि जब हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो प्रोडक्ट होलसेल प्राइस पे मिला और आकर के वह रिटेलर के पास पहुंचा, इस बीच में बहुत उस प्रोडक्ट के कई सारे कास्ट उसमें ऐड होते हैं, C&F, होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या है, सीधे प्रोड्यूसर से डायरेक्ट टू कस्टमर, तो बीच में जो मार्जिन है वह कम हो जाती है। मतलब ये कि प्रोडक्ट की कास्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। और यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि प्रोडक्ट महंगा सस्ता, देखिए जो प्रोडक्ट सस्ता है उसकी क्वालिटी भी सस्ती होगी, उसकी गुणवत्ता भी सस्ती होगी, जिस प्रोडक्ट में जो कीमत है उसकी वह वैल्यू होगी। तो इस तर्क पे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का अपना एक वैल्यू होती है, उसकी एक कीमत होती है, उस कीमत के हिसाब से उसकी प्राइस तय की जाती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि जो कास्ट के ऊपर जो होता है, कंट्रोल होता है, वह बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं होता। उसमें MRP कुछ लिखी होती है और बीच में आपको मतलब एक्चुअल नहीं मालूम है क्या है मार्जिन का इसमें। जबकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको बस दिखाया था DP प्राइस, जिस पर डायरेक्ट सेलर को दिया जाता है, एक होता है MRP, दैट्स इट। अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मली लोग वहाँ पे निगोशिएट करते हैं, जबकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में निगोशिएशन का नहीं चलता। लोग अपने हिसाब से कुछ करते हैं, अलग बात है, बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ ऐसा काम नहीं करती हैं। रेवेन्यू पोटेंशियल की बात हम करें, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस, इनमें अगर देखा जाए दोनों के रेवेन्यू जनरेट में अपना अपना सबका महत्व है। जैसे मैंने पहले बताया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपका जो रेवेन्यू है वह आसानी से आता है बिना किसी बहुत दिक्कत के, जबकि इसमें क्या होता है कि आपका रेवेन्यू होल्ड भी हो जाता है, या आपका मार्केटिंग का जो स्ट्रेटजी है वह आप कैसी है। कभी कभी कुछ कंपनियां ऐसी करती हैं कि आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो आपके जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू में से कुछ हिस्सा अपने पास रखती जाती, रिजर्व करती जाती है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता। आपने काम किया, जो पेमेंट साइकिल है, जब उसका ड्यू डेट है उस डेट में आपके पास पैसा आता है और आप उस पैसे से एंजॉय करते हैं। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में मतलब जो ट्रेडिशनल बिजनेस में उसमें तरह तरह के बहुत सारे क्लाज लगाए जाते हैं, उस क्लाज की वजह से एक ट्रेडिशनल बिजनेस में सफ़र करता है, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आती। अगर इन सारे पहलुओं पे किसी ट्रेडिशनल बिजनेसमैन से हम बात करें कि भाई आप जो जो बिज़नेस करते हो उसमें ये चैलेंजेज हैं और हमारे बिज़नेस में ये अपॉर्चुनिटी है, आपकी जो चैलेंज है वो अपॉर्चुनिटी है, बताइए दोनों में बेहतर कौन है? तो ये मेरा पूरी तरह से मतलब विश्वास है, पूरी तरह दावा है कि व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन करेगा और करेगा भी, बशर्ते हम उसका वाई क्लियर कराने में सफल रहें कि एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन को या बिजनेसमैन जो कोई ऐसा बनने जा रहा है जो बिज़नेस शुरू करने जा रहा है, उसको एक बार ज़रूर समझना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, कैसे किया जाता है और क्यों करना ज़रूरी है और क्या मिलता है। ये चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। तो अगर आज का कंटेंट बिजनेसमैन के लिए अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अपने डायरेक्ट सेलिंग जो हमारे साथी हैं उनके बीच में शेयर कीजिए, जो आपके बिजनेस मैन हैं उनके बीच में वीडियो को शेयर कीजिए और इन सारे टॉपिक्स के बारे में चर्चा कीजिए कि ये सारे फैक्टर हैं जिस वजह से आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी करना चाहिए। इन केस कभी खुदा न खास्ता कोई कोविड जैसी और दिक्कत आए तो कम से कम आपके पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी होनी चाहिए। और यह पूरी फैमिली का बिजनेस है, पूरी फैमिली मिलकर एक साथ कर सकती है। यहाँ
पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस लेवल की आपकी ग्रूमिंग होती है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है, जिस तरह आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, रुपया सब कुछ मिलता है, वह किसी ट्रेडिशनल परंपरागत में नहीं मिलता। और मिलता है तो उसके लिए आपको बहुत एड़ी चोटी जोड़ लगाना पड़ता है। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में शुरुआत में लोग आपको तो नहीं पहचानते, लेकिन जैसे ही आपको सफलता मिलती है और आपको लोग फिर रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं, और जैसे आपको रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं वहीं से आपके लिए रास्ता खुल जाता है। क्योंकि अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसी व्यक्ति का सपना क्या होता है? एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, योर ओन बिजनेस, हेल्पिंग पीपल, पीस ऑफ माइंड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टू बिकम ए सेलिब्रिटी, द बेस्ट एंड हायर एजुकेशन टू ऑफ चाइल्ड, फ्रीडम फ्रॉम जॉब, टाइम फ्रीडम। ये सब ट्रेडिशनल वाली चीज़ों में नहीं मिलेगी, ये मिलेगी तो केवल डायरेक्ट सेलिंग में मिलेगी। कोई ना कोई मिसिंग जरूर रहेगा। जॉब में है तो भी मिसिंग रहेगा। इसमें से जो मैंने आपको बताया 10 ऐसे पॉइंट में से कोई ना कोई, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ट्रेडिशनल या कोई जॉब कर रहे हैं, तो भी जो मैं 10 पॉइंट गिना रहा हूं आप फिर से ध्यान रखिए, इनमें से किसी न किसी 1, 2, 3 बिंदुओं पर कमी जरूर रहेगी। फिर से सुनिए, एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, योर ओन बिजनेस, हेल्पिंग पीपल, पीस ऑफ माइंड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टू बिकम ए सेलिब्रिटी, बेस्ट एंड हायर एजुकेशन ऑफ चाइल्ड एंड मैरिड, फ्रीडम फ्रॉम जॉब, टाइम फ्रीडम। ये 10 ऐसे एलिमेंट हैं, 10 ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही दे सकता है। बाकी हेल्थ तो देता ही देता है, तो आप 11वां भी नोट कर लीजिए, क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी के रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। किसी भी बिजनेसमैन से, किसी भी जॉब वाले से आप पूछिए कि क्या आपके जॉब में 10 चीज़ें हैं, क्या आपके बिजनेस में 10 चीज़ें हैं? अगर हैं तो प्लीज़ हमें बताएं। नहीं होगा, ये चैलेंज है, 101% बता रहा हूँ, नहीं मिलेगा। वो केवल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ही फ्लेक्सिबल बिजनेस है। हाँ, इसमें करने के लिए लोगों को एक जुनून चाहिए, बिना जुनून के बिजनेस नहीं होता।